क्या बात करेंगे, फ्राइडे सेकेंड लॉ की जो है बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है फ्राइडे सेकेंड लॉ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर ये याद हो, फ्राइडे फर्स्ट लॉ में हमने कहा था मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। लेकिन इस बार हमने माना कि मान लो कि सपोज करो कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट में सेम चार्ज को पास कराएंगे तो क्या कहानी बनेगी, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। इफ सेम करंट is passed in the both electrolyte, sorry, electrolyte नहीं, electrode, then amount of substance deposited or liberated is directly proportional to the क्या हो जाएगा बताइए सर, केमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो है बिल्कुल सिमिलर लिया, और यहाँ पे मैंने दोनों में जो है सेम करंट पास किया बैटरी से या जिससे आप लोग जो है पास करा रहे हैं। अब अगर जो ऐसा है, मैं यहाँ पे इसको कॉपर मान ले रहा हूँ, सॉरी जिंक मान ले रहा हूँ, इसको कॉपर, आपकी इच्छा हो जिसको जैसा मानना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसा मान रहा हूँ वैसे, किसी को मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ। अब देखो कि मेरे पास हमने तो ऐसा मान लिया। अब आपको फ्राइडे फर्स्ट लॉ के लिए क्या कहा था, फ्राइडे ने मैं क्या करता था, मैं directly proportional to I m इक्वल टू जेड आई टी। ZI ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, मैं कॉपर के लिए निकालता हूं एक बार, और एक बार किसके लिए निकालता हूं, जिंक के लिए। जिंक के लिए। मैं यहाँ पे जो है मैं जिंक के लिए निकाल रहा हूं। अब मुझे बताइए मास ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का निकाल रहे हो तो जेड की जगह पे इक्विवेलेंट वेट लिख दूं। यस सर। yes sir सॉरी जिंक का निकाल रहे हो तो यहाँ पे जेड एन होगा। ठीक है, और आई टी, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, फ्राडे हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जेड की वैल्यू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय फ्राडे, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉर कॉपर के लिए निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर इक्वल टू, बताइए क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर copper इनटू आई टी, T और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैं 1 को क्या कर दिया, 2 से जो है डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या हो जाता है, एम जेड एन डिवाइडेड बाय एम सी यू। मैं यहाँ पे छोटी ले रहा हूँ क्योंकि मोलर मास कितने तो बड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए, EWZNIT upon Friday upon EWCUIT upon Friday. वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर IT डिवाइडेड बाय फ्राडे। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ZN IT डिवाइडेड बाय F, और ये नीचे वाला F ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे Yes sir. CUIT। अब देखो करंट तो सेम पास करा रहे हैं, ये तो करंट से करंट कट जाएगा, और रूम पे करा रहे हैं तो टेम्परेचर भी सेम होगा, ये फ्राइडे से फ्राइडे कट जाएगा। बोलिए Yes sir. Yes sir.
तो Yes, मैं sir. यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, m EWZ upon EWCU. Z upon CU. वेरी गुड, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, तो यानी कि m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। क्या आपको फैराडे सेकंड लॉ याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, Yes, यानी sir. कि वहां पे क्या था, Yes, sir. m इक्वल टू ZIT। यहाँ पे और भी आसान फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि जो है कि मास ऑफ सब्सटेंस ए का जो होगा मास ऑफ सब्सटेंस बी का, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, इफ मास ऑफ हाइड्रोजन is 12 gram of 10, find the mass of copper deposited। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। मेरे पास फॉर्मूला है m1 डिवाइडेड बाय m2 M2. इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। Equivalent weight of Upon one, equivalent weight of two, weight upon 2. वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे चाहो तो हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूं तो H2 लिख देता हूं, और यहाँ पे 2 की जगह पे मैं कॉपर लिख लेता हूं। ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे मैंने जो है Cu लिख दिया। मैंने इसलिए लिखा ताकि कि आप लोगों को यहाँ पे जो है ज्यादा समझ में आए। आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम, यानी कि यही तो मास, 12 ग्राम। यानी कि ये 12 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ कॉपर निकालना है। ठीक है, Yes, sir. अब देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने फ्राइडे फर्स्ट लॉ में बताया था। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास Molar mass डिवाइडेड बाय क्या होता है, n। 9. ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और गेन। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. अब यहाँ पे n देखो, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 2, और आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करेगा कि अगर यहाँ से H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, H, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, H2। यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 2। 2. ओके, अब सिमिलरली कॉपर का जो वेट होता है वो कितना होता है, 63.5। यानी कि कॉपर से जो है कॉपर प्लस 2, यहाँ भी तो 2 जा रहा होगा, या कॉपर प्लस Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा होगा, कॉपर बना रहा Copper. copper. ये भी कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा। क्या इसको मैं कटा दूं, 2 से 2, Yes, sir. तो 12 ग्राम MCU इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 63.5। Yes, sir. ठीक है, और ये से मैं कटा देता हूँ 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ Cu इक्वल टू 63.5 इंटू 6। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 36। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 361 ग्राम के करीब करीब हो जाएगा। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। No, sir. एन क्या है, मोलर मास के नीचे एन क्या है? ये n Number of ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस या गेन हो रहा होगा, उसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ पे कॉपर कितना कर रहा है, यहाँ पे भी 2 कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर अलग करता तो हम लोग अलग करते। वैसे जनरली हम लोग बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम हो जाता है तो जनरली कट जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को फ्राइडे सेकंड लॉ समझ में आया? yes, sir. तो 361 है उसको मल्टीप्लाई करके, क्या बोले, जहाँ पे आपने लिखा है 361.0 वहां पे 381 आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 36 to 88 होगा, सही कह रहा हूँ।
381 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया पावर वाला। ओके ठीक है, चलिए यहां से इस प्रकार से अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों को, कर ऑन पासिंग 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Ag प्लस Ni प्लस एंड Cr प्लस आयन सॉल्यूशन द डिपॉजिटेड, यानी कि कितना डिपॉजिट होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पे इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि N। तो N। Ag पे देखो कितना पॉजिटिव है, 1 1। निकेल पे कितना है, 2 2 यहाँ पे कितना +3, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, Ag का मास याद रखिएगा 108 होता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे 108 हो गया डिवाइडेड बाय, यानी कि इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 108। अच्छा ये तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं। यस Second, सर। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सेकंड निकालते हैं निकेल का। निकेल का मास कितना है बताइए, 59 59। ठीक है, अगर जब 59 होता है तो यानी कि इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 2 से से। 2 से यानी कि कितना हो जाएगा, 29.5 29.5 हो जाएगा। ठीक है, खैर वैसे आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा होगी सर हम तो क्रोमियम का भी निकालेंगे, तो 52 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 17.3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए। ओके वेरी गुड विशाल। ठीक है तमन्ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो डिफरेंस, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है डिफरेंस लिखता हूं। आप लोगों को वैसे तो 2-3 मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं मेटेलिक कंडक्टर और यहाँ पे लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। आपको याद हो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में 2-3 पॉइंट बताया था, क्या किन्हीं को याद है? यस सर। क्या क्या बताया था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यस दूसरा सर। मैंने क्या बताया था कि सर ये ये नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होता है। होता है। तीसरा मैंने क्या बताया था, सर ये एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ओके इसमें ठीक है, तो यानी कि इस इलेक्ट्रिकल प्रकार से जो है आप लोगों को बताया था। फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो हमने जो है ये सारी चीजें जो है बताई थी। ओके ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ये सारी चीजें जो हम लोगों ने जान लिया। अब आगे बात करते हैं, पहला पॉइंट इन मेटेलिक कंडक्टर। अच्छा इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, सर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर करंट इज फ्लो या करंट इज पास थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, यस सर। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो किस कारण से पास होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है यहाँ पे क्या होगा, ये जो है करंट पास होगा। लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करंट, इसका मतलब तो समझते हो ना, 11 नहीं है ये, इसका मतलब यस सर। ठीक है, पता लगा जैसे हमने 11 लिख दिया है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करंट इज पास्ड थ्रू, इसके अंदर किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ आयन। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फ्लो ऑफ आयन, यानी कि यहाँ पे जो करंट पास होगा किस कारण से होगा, वो आयन के, देखे होंगे Zn प्लस बन रहा था, Cu प्लस बन रहा था, ये इस टाइप के बन रहे थे आयन। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयन के फ्लो होने के कारण जो है क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, no decomposition of substance when current is passed। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मान लो कि रात में फैन के लिए जो वायर यूज कर रहे हो और उसको लगाया और उसके बाद देखो कि सुबह था ही नहीं तार, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी कि वो वैसा ही रहता है, यानी कि उसके अंदर ना तो कभी डिकम्पोजिशन होता है ना ही कभी फॉर्मेशन होता है। जैसा वायर है वैसा ही वायर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जैसे इसके अंदर होता है कि कॉपर था है में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक पे जो है कॉपर पे एक मोटी सी लेयर या इस प्रकार से जो है वहां पे चेंज हो जाता है, जबकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। दूसरा, कहोगे सर डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन भी तो लिख सकते थे। नहीं, हम जनरली एक को तोड़ेंगे तभी जो है आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर से दोनों अगर से जोड़ोगे तो कभी भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्यू टू द decomposition of substance current is passed, ठीक है। Yes, sir. तीसरा Yes. पॉइंट, रेजिस्टेंस का नाम सुने हो? Yes, sir. Sir. ठीक है। रेजिस्टेंस is offered due to the collision of kernel, यानी कि अब जैसे सपोज समझाने के लिए यहाँ पे ये वायर है, इसके अंदर बहुत सारे सबस्टांस भरे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हो सकता है कर्नल का मतलब होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस खींच ले इसको, जाना चाह रहा था ये इधर, लेकिन ये क्या हो गया, इसको खींच लिया किसने? या तो पॉजिटिव ने। हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा तो टकराया और वापस इधर आ गया, इधर चले गया। यानी कि इस कारण से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो होना चाह रहा था लेकिन उसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि वो डेविएट हो गया। इस कारण से जो होता है वो क्या होता है कि उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस का पड़ता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दे, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, Resistance. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कर्नल यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में जो होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है तिरछे डायरेक्शन में सीधे सीधे न जाके हो सकता है कि वो क्या करे कि दीवार से टकरा जाए या दूसरे एटम के मॉलिक्यूल से टकरा जाए। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा कि वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और उसके अंदर जो है रेजिस्टेंस ऑफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया तो यानी कि बहुत तेजी से जाएगा, जिस कारण से टकराने के बाद भी पास हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस is offered due to the interaction। यहां पे ना इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। इंट्रैक्शन का मतलब समझते हो? Yes, यानी sir. कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को देख के अपनी ओर जो है खींचने लगेगा, Na+Cl को अपनी ओर खींचने लगेगा। इस कारण से यानी कि ना तो Cl इधर जा पाएगा पॉजिटिव वाले पे, ना Na+ जा पाएगा नेगेटिव वाले पे। तो जिस कारण से वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए था या जो आयन फ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट इंटरेक्शन। जैसे मान लो कि हमने कहा कि एक का हमने लिया, मान लो सपोज करो कि हमने जो है NaCl लिया, दूसरा KCl लिया, और यहाँ पे Na+ और Cl- के बीच में क्या लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा। Na कहने लगा कि Cl तू मत जा, Cl कहने लगा तू Na मत जा, और दोनों में से कोई नहीं गया और आयन फ्लो जो है नहीं हो पाया, और जिस कारण से आपकी बैटरी जो है क्या हो गई, यानी कि जो है एक विरोध करने लगा। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा, सॉल्वेंट के बीच में लगेगा, कोई भी 2 सॉल्वेंट ले लेंगे तो उनके बीच में जो लगेगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि Solvent interaction. तीसरा कौन सा होगा बताएंगे कोई? Solute solvent interaction.
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन लगेगा। जैसे आपने पानी लिया और यहाँ पे हमने जो है क्या ले लिया, Na+NaCl नमक डाल दिया। अब देखो इनके बीच लगने लगेगा। यहाँ पे चाहो तो OH और OH आपस में ही क्या करने लगेगा, यहाँ पे लगने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, अरे पूरा मिट गया। इनके बीच लगेगा, तो जिस कारण से ये क्या होता है, इनके कारण जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ऑफर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इनके बीच रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ये क्या होगा, यस सर। ठीक है, तो इस कारण से ये सारी चीजें जो है होती है। इसका अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। फोर्थ, अब हमारे पास क्या बच गया, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बताइए। सर डिक्रीज हो जाएगा। वेरी, सॉरी, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, डिक्रीज। इंक्रीज होगा। यस। ठीक है, तो कैसे सर, आप लोगों ने देखा होगा आजकल के तो काफी अच्छे सेमीकंडक्टर के आ रहे हैं। पहले के जो होते थे, देखना कि हम 4 घंटे चलाते थे, कहते थे कि 10 मिनट बंद कर दो नहीं तो गर्म हो जाएगा, फूक जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लो कि ये कोई वायर है। ठीक है, अब इस वायर में यहाँ पे सब्सटेंस भरे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है। अब हुआ क्या कि आपका जो है एनर्जी बढ़ गया, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि जो है एनर्जी धीरे धीरे आपस में ही टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, और भी बहुत सारे लाखों इलेक्ट्रॉन होंगे। आपस में टकराने से, कॉलिजन से क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगा। और ये थर्मल एनर्जी क्या करेगा, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कर देगा, गर्म करेगा या ठंडा करेगा, और जब गर्म करेगा तो जिस कारण से आपका जो टीबी है, जो भी चीजें हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज को याद भी रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस इज, अरे मैंने इंक्रीज लिख दिया। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, if temperature is increased, resistance is डिक्रीज। decrease। अब आपके मन में हो जाए, कहेंगे कि सर कैसे, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कैसे डिक्रीज कर गया, तो मैं समझाता हूं। मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि आपके सामने, मैं यहीं पे समझाता हूँ, पिछली वाली में एक एग्जांपल ले लेता हूं कि OH ये इस प्रकार से, कोई भी ले सकता था, मैं यहाँ पे ये वाटर और रहने वाला लेता हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये पता हो। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण से ना तो नेगेटिव के साथ जा रहा है और ना ये इधर की ओर जा रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस कर रहा है। लेकिन आपने एनर्जी दिया, यानी कि इतना ज्यादा दिया तो ये दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो यानी कि ये क्या, अब क्या होगा, यानी कि जैसे मान लो कि 2 बच्चे लड़ने वाले होते हैं या 2 बच्चे जो है आपस में हमेशा चिपके रहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि एक को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ले जाते हैं, तो फिर देखो वो जवाब देने लगता है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा। तो उसी तरीके से जैसे इस पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, आपस में जो है यानी कि क्या हो जाएगा, बॉन्ड का कोई भी बंधन नहीं रखेगा, और ये बंधन टूट जाने से दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और फिर ये पॉजिटिव की ओर और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव की ओर जाना पसंद करेगा। क्या आप लोगों को अगर जो डिफरेंस लिखने आएगा तो लिख लोगे बोर्ड में? यस सर। थैंक यू ईसा, तमन्ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अरे सर रेजिस्टेंस, इसमें ये भी आ सकता है कि जो मेटल वाला है वो फैराडे लॉ पे ओबे नहीं करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ओबे करता है फैराडे लॉ पे। ये भी लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, सर ये भी आ सकता है ना कि कंडक्टिविटी उसमें मेटेलिक में हाई होती है और दूसरे में लो होती है।
कंडक्टिविटी अगर जो इलेक्ट्रोलाइटिक में ज्यादा होती है? नो कैसे सर, कह रहे हो? नो होती है सर, हमारे टीचर्स ने करवाया था हमें अच्छा, डिफरेंस। इट कैन नॉट ओबे फ्राइडे लॉज। जबकि ये क्या करता है? इट ओबेज फ्राइडे लॉज। ठीक है, तो ये Yes. सारे पॉइंट जो है यहाँ पे जो है इन सारी चीजों को जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। ओके प्रीति, अब Yes, यहाँ sir. पे इससे पहले मैं रेजिस्टेंस समझाता हूँ, क्योंकि एक जो है मेरे ख्याल से डिलीट हो गया, जो डिलीट करना था उसको नहीं डिलीट करके मैंने जो है कंडक्टेंस वाले को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, रेजिस्टेंस। आप लोगों ने अभी हम लोग जो भी बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कि रेजिस्टेंस कब घटेगा कब बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने जो है बात की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि रेजिस्टेंस को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Yes, sir. आर Yes. से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करना। हाँ, इज resistance is a position of flow of electron। यानी कि ये क्या करता है? रेजिस्टेंस इज रिस्ट्रिक्टेड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको क्या करता है? रोकता है। रोकता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ओम कहते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? ओम। और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R इक्वल टू क्या होता है? रो एल ए सॉरी रो एल बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे पास मान लो दो सिमिलर एरिया वाले और इसकी लेंथ एक की ज्यादा है और एरिया दोनों का सेम है, बताओ किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। किसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर जिसका एरिया कम होगा। एरिया तो दोनों का सेम है, डायमीटर का एरिया जो है ये सेम है, लेंथ अलग अलग है। यहाँ पे L है तो यहाँ पे 2L है। ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यानी कि लेंथ ज्यादा होगा। बोलिए। यस सर। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यानी कि लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा होगा। लेंथ किसका ज्यादा है? सेकंड वाले का। यानी कि रेजिस्टेंस जो है जितना ज्यादा वायर लंबा लोगे उतना ज्यादा क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा, यस सर। एरिया जितना ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना कम। कम होगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वायर परचेज कर रहे हो पतले वाले वायर नहीं करना, जिसमें मोटे वायर हो उसको ज्यादा करना, वो आपका रेजिस्टेंस जो है कम जो है यानी कि करेगा। क्यों? अगर आप पतले पतले मान लो कि 3 वो यूज कर रहे हो और इसी की जगह पे एक मोटा सा हमने यूज कर लिया, अगर यहाँ पे इसके अंदर सपोज करो कि देखे होंगे पहले जो ना पतले पतले तार के आते थे, अब वो हट गए, लगभग तो जनरली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? अब उसी की जगह पे थोड़े मोटे डाल देते हैं। अब इतने ज्यादा मोटे नहीं डाल सकते क्योंकि उसको काटने छाटने में दिक्कत होगा, वायरिंग करने में, इसीलिए हम लोग जो है फिर भी काफी हद तक जो है रखते हैं। तो जितना ज्यादा पतले वाले हाँ बोलिए। पतले वाले में रेजिस्टेंस कम होगा और मोटे वाले में ज्यादा होगा। हाँ, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा होगा यानी कि जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जितना कम होगा उतना मेरे लिए तो बेटर होगा ना। आप मान लो सपोज करो कि आपने 100 एम्पियर करंट को या 100 वोल्ट को पार किया, मतलब बैटरी का लगाया, और उससे जो है आपको 95 वोल्ट जो है जा रहा है यानी कि यूज कर पा रहे, तो 5 वोल्ट कहाँ गया? और रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया? यानी कि जो है बर्बाद हो गया। तो इसीलिए लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कम होगा। बोलिए। ठीक है,
ओके, कंडक्टेंस को ना हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। सी को आप क्या लिख सकते हो? 1/r। बोलिए यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अच्छा मैं कंडक्टेंस की यूनिट पता करूं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो क्या होगा? ओम्स इनवर्स। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस मैं आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? ओम लिख सकता हूँ। यस सर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओम की ओम पावर लिखा। -1। इसी को ना कहा कि भाई इनवर्स ना लिखो, इसको उल्टा कर दो, यानी कि मोह लिख दो, मोह मोह के धागे, ठीक है, हमसे ना बांधे जाते, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ओम से हमने क्या बना लिया? मोह। और इसका एक और होता है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे, सीमेंस, यानी कि जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। बोलिए। यस सर। मतलब इन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओम का साइन भी होता है ना? क्या बोले? साइन भी होता है ना? सर ओम का साइन भी होता है पूछ रही अच्छा, ओम का जो मैंने साइन तो बताया, यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको यूज करते हैं, ठीक है प्रिया? यस सर। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से इसकी जो है यूनिट हमने पता कर लिया, रेजिस्टेंस पता कर लिया, कंडक्टेंस पता कर लिया। अब हम जो है आगे बात करते हैं, ये सेम चीजें हैं, मैं गलती से जो है डबल वो हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे पहले एक वर्ड आएगा, कैसे चेंज हो गया ये PPT। चलिए हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे टर्म याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं टर्म का यूज करूंगा, तब वहां पे आप लोग ये नहीं कहना कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं था, ठीक है। सारे टर्म वहां पे यूज होंगे, और 2023 का क्वेश्चन इन्हीं टर्म का यूज करके हम लोग जो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उस क्वेश्चन को लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये तो भी मैंने बताया ही नहीं, सॉरी। तो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता क्या, ठीक है। रेजिस्टेंस is offered all the ion of electrolyte in the solution। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो सॉल्यूशन के अंदर कितना अपोज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। आपको याद हो थोड़ी देर पहले R इक्वल टू हमने क्या बताया? रो L बाय ए, और यही तो हमें निकालना है। यस यानी कि रो के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? RA बाय बाय एल, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस, सॉरी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी होगी, उसकी जगह पे हम लोग क्या कहेंगे? रो इक्वल टू RA बाय एल, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूं तो R को हम लोग क्या लिखेंगे? ओम। एरिया को हम लोग किस में लेंगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? यानी Length। कि L है, यानी कि लेंथ है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओम ओम। मीटर। सेंटीमीटर इनवर्स। ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, कोई पॉइंट No, ना sir. समझ हो तो? हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े।
Yes, 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 अब sir. देखो मैं यहाँ पे सेल कांस्टेंट की बात बताता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक मैं बैटरी बना देता हूं पहले आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट जो जो भरना हमने भर दिया। हमें यहाँ पे वो नहीं, हमने ना इसका एरिया फिक्स रखा है। ठीक है, यानी कि ये जो जो भी रॉड ले रहे हो इसका एरिया हमने ए माना, तो ये भी जितना रॉड है इसका एरिया भी कितना है, ए है। यानी कि जो रॉड ले रहे हो वो सेम थिकनेस वाला लेना। ठीक है, अगर जो रॉड बैटरी के अंदर रखोगे तो इसका डिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? same रहेगा। सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि सपोज करो कि आज हमने बैटरी के अंदर जो दोनों टर्मिनल को रखे, कल जो है रात में दोनों पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। या हो सकता है कि वो क्या हो जाए, रात में दूर चले जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ये सेम same. Same. ठीक है, ये एल है और रो नहीं समझना। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे याद रखिए आर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला को बताना चाहेंगे? R Rho is L equal to upon rho upon L upon Rho A. ठीक है, L upon अगर मैं यहाँ पे L बाय ए करूं तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। yes क्या sir चेंज आएगा क्या? Yes, sir. यानी कि एल भी सेम है, ए भी सेम है, तो यानी कि इसकी हमेशा एक टाइप की बैटरी के लिए तो यानी कि तो वैल्यू कांस्टेंट होगी। Yes, sir. अगर ये बैटरी के अंदर है तो इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया, L upon L constant. L constant ठीक है, ओके, वेरी गुड। यानी कि सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एल बाय ए जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मुझे पता है हमने दोनों इलेक्ट्रोड जो है सेम लिए हैं, और हमने जो है पता है कि दो बैटरी के टर्मिनल यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, इसीलिए हमने इसको क्या ले लिया, एल ले लिया, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि हमेशा एल बाय ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर जो हमेशा एल बाय ए कांस्टेंट होता है तो इसीलिए सेल के अंदर है, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, सेल कांस्टेंट दे दिया। Yes, sir. मतलब किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? no sir ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला टर्म कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो। कप्पा नहीं करिएगा, कप्पा है ये। डॉक्टर का जो चिमटा होता है ना, यानी कि किसी चीज को निकालने के लिए ऐसा होता है, देखिएगा प्लंजर टाइप का, वो जो है निकाल लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा। मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है कप्पा, तो ये क्या है, सबसे पहले मैं कप्पा 1 बाय रो नहीं लिख रहा हूं, आपको पहले मैं चीजें समझाता हूं, फिर आप लोगों के लिए जो है यानी कि जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस इज ऑफर्ड all the ions of the electrolyte in the 1 centimeter cube solution। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 बाय आर। यानी कि कितना वो जो है कंडक्टेंस उसको ऑफर्ड करेगा, यानी कि रोकेगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। कप्पा को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 by rho 1 बाय रो। 1 by rho. आर इक्वल टू हमारे पास क्या है, रो एल बाय ए है। Upon A. ओके,
अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे को रो निकालना है तो मैं यहां से क्या निकालूंगा कि आर ए डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू रो। ठीक है, Yes, sir. मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दूं कप्पा की जगह पे, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय आर ए बाय एल। बोलिए, इन्हीं को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। तो इसी चीज को मैं Yes, sir. एल आर बाय ए लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा मैंने पिछले वाले का यूनिट तो बताया था ना। Yes, sir. ठीक है, ओके बता दिया था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद रखोगे तो आप खुद ही यूनिट निकाल सकते हो। कप्पा इक्वल टू एल बाय आर, मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं, कप्पा इंटू एल बाय ए इंटू 1 बाय आर। Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। एल बाय ए को हमने अभी क्या कहा, जस्ट थोड़ा देर पहले, Resistance. सेल Cell constant. Cell constant. वेरी गुड। और 1 बाय आर को क्या कहा, कंडक्टेंस कहा। Conductance. Yes, sir. यानी कि कप्पा की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, सेल Cell कांस्टेंट। constant into conductance. वेरी गुड। क्या आपको ये वैल्यू याद रहेगी, ये बात याद रहेगी? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कप्पा if its resistance is 2 ohm। ठीक है, मैं ओम को ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे OHM नहीं लिख रहा हूं, सिंबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली जो भी सब याद रखेगा, सेल के अंदर जब भी बात करते हैं तो सेंटीमीटर में लेंथ हो तो इस एरिया भी उसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड लेंथ हो गया, एंड इट्स एरिया 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कप्पा। क्या आप लोग कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये आसान सा क्वेश्चन दिया हूं। बन गया, बोलिए। आप लोग बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मेरे पास कप्पा का फॉर्मूला क्या है, Cell constant. L by सेल कांस्टेंट इनटू क्या है, conductance. कंडक्टेंस। constant into conductance. वेरी गुड, ये हमारे पास फॉर्मूला है, सेल कांस्टेंट इनटू क्या है, कंडक्टेंस है।
सेल कांस्टेंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, L by A। L upon A into 1 upon R. इनको कंडक्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 1 upon R. 1 upon। वन अब देखो यहाँ पे L की वैल्यू दी हुई है 10 लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया होगा, 1 सेंटीमीटर। अब मैंने इसकी यूनिट नहीं बताई है क्या, अच्छा चलो मैं यहाँ पे यूनिट भी बता देता हूँ। ठीक है, कप्पा की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे देखो सेल कांस्टेंट है, मैं यहीं पे आगे भी समझा दूंगा ताकि कि आपको जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर क्यूब और रेजिस्टेंस कितना है सर 2 ohm. यानी कि 2 ओम है। ओके, अब देखो Yes, sir. यहाँ से मैं इसको कटा देता हूँ 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/4 Upon ओम पर सेंटीमीटर। बोलिए, किन्हीं को कोई सर दिक्कत 2 नहीं? को 2 हाँ, बोलिए। सेंटीमीटर सर आपने था। 2 सेंटीमीटर क्यूब लिखा ऊपर। अच्छा ओके, क्या होना था, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ओम इनटू सेंटीमीटर, यहां से कितनी आ जाएगी 0.25 ओम इनवर्स, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। मैं यहाँ पे आपको यूनिट बता देता हूँ क्या हो जाएगा, कि कप्पा की जो वैल्यू है वो L by A इंटू 1/R। यहाँ पे L की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में, एरिया की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर, और कब R की वैल्यू हमें किस में लेनी है, ओम में लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनटू ओम। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, यानी ओम कि इनवर्स। यूनिट ऑफ ohm. कप्पा। 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 ठीक है, जनरली आपको कप्पा नहीं दिया रहेगा तो कंडक्टिविटी का वर्ड यूज करेगा। Yes, sir. ठीक है, अगर जो वो कप्पा की वैल्यू, कप्पा तो हम लोग इसको कहते हैं, इस पे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर जो नहीं दिया रहेगा तो वो क्या कहेगा, यानी कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वो क्या करेगा, वो बात करेगा। ठीक है, बोलिए। यस सर। यानी कि वो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि कप्पा, अगर जैसे आपसे पूछा जाएगा कि उसमें जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस दिया हुआ है, हो सकता है कि वो आर पूछ ले या लेंथ पूछ ले या एरिया पूछ ले, तो जो भी चीजें जो है वो पूछ सकता है। ये ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास Yes, इतना sir. समय तो नहीं है कि आज मैं मोलर कंडक्टिविटी कवर करा पाऊँ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा।